सर मेरा टारगेट ओएनजीसी का है, तो जैसे मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, सीबीटी दिया था उसका, तो अब इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन मुझे करनी चाहिए ताकि मेरा सिलेक्शन हो पाए और चांसेस भी बढ़े। वाई यू वांट टू जॉइन ओएनजीसी या फिर कंपनी प्रोफाइलिंग, व्हाट यू नो अबाउट ओएनजीसी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वाली लाइनें मत बोलना कि इट इज़ वन ऑफ द मेजर पीएसयू इन इंडिया, ये सब नोटिफिकेशन में उनके लिखा होता है, तो हर कोई बोलने वाला है। आपको यहाँ पे बेसिकली उन्हें ये शो करना है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आप सामने वाले की सिचुएशन को भी भांपें। आप इस प्रकार से आंसर बहुत ज़्यादा डिटेल में या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में ना दें, क्योंकि आपको वही बोलना पड़ेगा जो सामने वाला सुनना चाहता है। आप वहाँ पर इतना रिजिड ऑनेस्ट भी नहीं हो सकते कि मैं तो अपनी बात रखूँगा, सामने वाले को पसंद आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है। आपको उस कंपनी के अंदर जॉब चाहिए, तो आपको उस प्रकार से इम्प्रेस करना पड़ेगा कि भाई तुम ये सुनना चाहते हो, मैं तेरे को यही सुनाऊंगा। कि आपने अगर इंटर्नशिप ढंग से नहीं करी है तो अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन मत करना। इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर इंटर्नशिप, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो ज़रूर मेंशन करना। कूल रहना है, आराम से आपको इंटरव्यू देना है और जो भी हो ऑनेस्टी के साथ आपको देना है। जितना आ रहा है उतना ही उनको बताने की कोशिश करो। जो भी चीज़ पूछी जा रही है पॉइंट टू पॉइंट बताना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा आ रहा है और उन्होंने कोई चीज़ पूछी तो उसको आप इतना ज़्यादा बता रहे हो कि वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो हेलो एवरीवन, तो आज आपके सामने देख सकते हो कि केमिकल इंजीनियरिंग की पूरी टीम है और साथ ही साथ गेट 2025 के टॉपर्स भी हमारे साथ बैठे हैं और आज इनके साथ हम डिस्कशन करेंगे कि पोस्ट गेट क्या क्या काम करने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है कि जो पीएसयूज है उनको हम क्रैक कर सके, जो मास्टर्स है वहाँ पे हम अपनी सीट रिजर्व कर सके। तो गाइस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पोस्ट गेट जो बच्चा प्रिपरेशन नहीं करता है ना, उसका सिलेक्शन रह जाता है। सो गाइस ध्यान से सुनिएगा इस सेशन को और एक एक पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उस पर अमल कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो आप भी देखना कि जो जर्नी कभी सब्सक्रिप्शन से शुरू हुई थी वो आगे सिलेक्शन तक ज़रूर जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरे साथ है मनीष राजपूत सर, देवेंद्र पुनिया सर एंड अंकुश गुप्ता सर। तो इनसे जानेंगे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो रही है और साथ ही साथ हमारे जो टॉपर्स है ये भी अपने अपनी जो क्वेरीज है, अपने अपने जो डाउट्स है वो हमारे सामने रखेंगे। So hello everyone, my name is Soumya Changal and I got rank of 10th in GATE exam in Chemical Engineering 2025। तो जैसे अभी फेब में ओएनजीसी का एग्ज़ाम हुआ था, सर मेरा टारगेट ओएनजीसी का है, तो जैसे मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, सीबीटी दिया था उसका, तो अब इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन मुझे करनी चाहिए ताकि मेरा सिलेक्शन हो पाए और चांसेस भी बढ़े। बिल्कुल सौम्या, तो ओएनजीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीएसयू है और उसके इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है उसको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं माइक देना चाहूँगा अंकुश गुप्ता सर को और उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि ओएनजीसी के बारे में क्या क्या चीज़ें करनी है वो डिटेल में बताएं। हाँ, तो थैंक यू सर। तो गाइज ओएनजीसी के लिए जैसे सौम्य ने पूछा और आप में से भी आई बिलीव काफ़ी लोगों का ये क्वेरी होगा कि सर ओएनजीसी का इंटरव्यू आने वाला है तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे खुद को तैयार करें कि इंटरव्यू में हम आगे बढ़ जाएं सिलेक्शन तक। तो ओएनजीसी में लिए गाइज पीएसयू वन ऑफ द मेजर पीएसयू इन इंडिया। तो इस तरह के इंटरव्यूज़ में एचआर के 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, लाइक वाई यू वांट टू जॉइन ओएनजीसी या फिर कंपनी प्रोफाइलिंग, व्हाट यू नो अबाउट ओएनजीसी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वाली लाइनें मत बोलना कि इट इज़ वन ऑफ द मेजर पीएसयू इन इंडिया, ये सब नोटिफिकेशन में उनके लिखा होता है, तो हर कोई बोलने वाला है। आपको यहाँ पे बेसिकली उन्हें ये शो करना है कि हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। एक सेकंड, ओएनजीसी के कितने जॉइंट वेंचर्स हैं, सब्सिडरीज हैं इंडिया में गवर्नमेंट्स के साथ या दूसरी कंपनीज के साथ आउट ऑफ इंडिया, उसके बारे में थोड़ी प्रोफाइलिंग, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज जानना, ये थोड़ा एडिशनल पार्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिगार्डिंग योर प्रोफाइल यू शुड बी कंफर्टेबल विद एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो 2 to 3 सब्जेक्ट्स आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड अगर हम बात करें, जैसे रिजर्वायर में जाओगे, प्रोडक्शन में आप जाओगे तो उसमें आ जाते हैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र। तो इनमें से मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए। और इसके अलावा आपका बीटेक का प्रोजेक्ट जो आपने किया है, इंटर्नशिप का आपने की होगी, तो इंटर्नशिप में जो आपका प्रोजेक्ट था उसकी प्रिपरेशन, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। बाकी इसके लिए और डिटेल में आपको जानना है तो हमारा यूट्यूब सेशन है,
यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, वहाँ पे हम हर पीएसयू के लिए डिटेल डिस्कशन सेशन हमने ले रखे हैं, गाइडेंस सेशन, वो आप देख सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा ओएनजीसी के लिए अभी, बाकी इतना करते हैं और आगे देखते हैं। थैंक यू सर। पुनिया सर, आप भी कुछ हाईलाइट करना चाहोगे ONGC इंटरव्यू के लिए स्पेशली? जी सर, जैसा कि अंकुश सर ने बताया कि अगर हमें ONGC का इंटरव्यू क्रैक करना है तो सबसे पहले बात आती है कंपनी प्रोफाइल के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हैं, उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानते हैं, तो वहाँ से आपका इंटरेस्ट दिखता है कि आप इस फील्ड के अंदर कितने इंटरेस्टेड हैं, आप कितने अवेयर हैं। और इन्होंने अपनी बात भी यही बताई कि आपको जब आप इंटरव्यू में बैठे हो, आपको अगर इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो आपका आंसर इस प्रकार से फ्रेम होना चाहिए कि सामने वाले को जेन्युइनली लगे कि ये हमारे फील्ड में या फिर हमारी कंपनी से एसोसिएट होना चाहता है। आप इस प्रकार से आर्टिफिशियल आंसर वहाँ पे नहीं कर सकते जिससे कि सामने वाले को लगे कि मेडिकेट आंसर कर रहा है। वहाँ पर आपकी ऑनेस्टी झलकनी चाहिए। अब आप अपना आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, वहाँ पर आपके टीचर को से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सर मेरे से अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो मैं इसको ऐसे आंसर करने वाला हूँ, क्योंकि आंसर कोई फिक्स नहीं होता है। क्योंकि अगर फिक्स आंसर हो रहा होता तो हर स्टूडेंट वही सेम आंसर करके सेलेक्ट हो जाता। तो वहाँ पर टीचर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह से आते हैं। आप कहीं कौन सी जगह से आपने प्रोजेक्ट किया है, कौन सी जगह से आपने कॉलेज करी है अपनी, तो वहाँ से फिर आपका आंसर अपने अकॉर्डिंग फ्रेम होता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है ना वो वेरिएबल है। तो फिर अपने टीचर से वेरीफाई करो आप कि सर मैं ऐसा आंसर करने वाला हूँ, क्या ये सूटेबल है, तो आपको वो करेक्ट करके बताएगा कि इसमें आप इसको ऐसे ना करके अगर ऐसे आंसर करते हो तो वो ज़्यादा ऑनेस्ट दिखेगा और सामने वाला ज़्यादा इम्प्रेस होगा। फिर उसके बाद सर ने बताया कि एक कोर पार्ट अपना होता है कि आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, खास करके क्योंकि आप एक इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, आप ONGC के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स सर ने बोला, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के कोर कॉन्सेप्ट जैसे आपको वहाँ पर पंप सी दिखेंगे, एक्सप्लोरेशंस वहाँ पर हम करते हैं ऑयल का, तो वो जो कोर फील्ड है उसमें जो टेक्निकल थिंग्स डिस्कस हम बेसिक पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल में, उनकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। इसीलिए आपको मॉक देने ज़रूरी होते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, मॉक आपको इंटरव्यूज़ हैं उसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है कि सामने वाला अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका आंसर इस प्रकार से करो कि आप पूरा उसको एट फुलेस्ट एक्सप्लेन कर सको। आप वहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकते कि टो इजिकल टू म्यू डी अपॉन डी वाई है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया, इससे सामने वाला क्या समझेगा। आपको इस प्रकार से उसका आंसर करना चाहिए जिससे कि आप उसके बेसिक प्रिंसिपल को समझा सको, ताकि वो आपको ज्यों का त्यों समझ सकें। एक और चीज़ होती है, कई बार मैं सर ने ये सारी बातें डिस्कस करी, उन्हीं में मैंने ये पॉइंट्स ऐड करे हैं। एक और चीज़ इंटरव्यू के अंदर मैटर करती है कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आप सामने वाले की सिचुएशन को भी भांपें। आप इस प्रकार से आंसर बहुत ज़्यादा डिटेल में या फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में ना दें। आप देखें कि सामने वाला क्या सुनना क्या चाह रहा है आपसे, क्योंकि ये आपको सेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वही बोलना पड़ेगा जो सामने वाला सुनना चाहता है। आप वहाँ पर इतना रिजिड ऑनेस्ट भी नहीं हो सकते कि मैं तो अपनी बात रखूंगा, सामने वाले को पसंद आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है। आपको उस कंपनी के अंदर जॉब चाहिए तो आपको उस प्रकार से इम्प्रेस करना पड़ेगा कि भाई तुम ये सुनना चाहते हो, मैं तेरे को यही सुनाऊंगा। तो वहाँ पर आपके अंदर EQ होना ज़रूरी है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो डेवलप करना पड़ेगा और वो प्रैक्टिस से होगा और वो एक अच्छे टीचर की गाइडेंस से हो सकता है। हम यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं तो इसके पीछे ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, बहुत अच्छा अनुभव छुपा हुआ है। कितने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद, उन सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद हम ये सारी बातें आपको बता सकते हैं कि इस प्रकार से आप वहाँ सक्सेस तक जा सकते हैं। और जब हमने एक्सपीरियंस की बात करी, खास करके इंटरव्यू फील्ड के अंदर और इस कॉन्सेप्चुअल फील्ड के अंदर, तो अंकुर सर से बेहतर आपको इस फील्ड के अंदर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो इस फील्ड के महारथी हैं। तो मैं अब उन्हीं से और ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा डेप्थ के अंदर ये सारी चीज़ें आपको, ताकि वो बताएं और जब आप प्रिपेयर करें तो वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी। ये श्योर शॉट है। तो मैं अब अंकुर सर को बोलूँगा कि वो इसके बारे में बताएं। थैंक यू सर। सो बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं बस इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ONGC स्पेसिफिकली, जैसे हम सब जानते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जो क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर कर रही है, एक्सप्लोरेशन कर रही है। तो इसीलिए ना आपको ये तो ज़रूर जानना है कि एक्सप्लोरेशन की क्या टेक्निक्स है, एक बार उसके बारे में पढ़ना है कि एक्सप्लोरेशन के क्या टेक्निक्स है, कैसे कैसे ONGC क्रूड ऑयल को बाहर निकाल रही है, कौन कौन सी मेन लोकेशन से क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन चल रही है, ONGC विदेश लिमिटेड क्या कर रही है, ठीक है, और साथ ही साथ वो क्रूड ऑयल जो बाहर आ रहा है उसकी प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं और प्रोसेसिंग करके आगे कैसे बेच रहे हैं। मतलब आप जिस बिजनेस में जाने वाले हो ना, उस बिजनेस का आपको आइडिया होना जरूरी है, पहली चीज़। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ONGC का इंटरव्यू ना, जैसा मैंने देखा है, थोड़ा डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा होता है।
तो मैं चाहूँगा कि जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पे जैसे डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट होते हैं हमारे, लाइक डिस्टिलेशन कॉलम है, डिज़ाइनिंग है। अब हम मास ट्रांसफर में डिस्टिलेशन कॉलम तो पढ़ रहे हैं, डिज़ाइनिंग उसकी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो एक बार शॉर्टकट मेथड आता है डिस्टिलेशन कॉलम का, दैट इज़ अवेलेबल इन कॉल्सन रिचर्डसन वॉल्यूम 6। तो आई वुड वांट कि आप एक बार गो थ्रू कर लो कि क्या क्या स्टेप्स है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे फॉर्मूला लिखवा के कि क्या फॉर्मूला है, स्टेप्स पढ़ लो। इसी तरह हीट एक्सचेंजर में कर्न्स मेथड एक बार जानना जरूरी है, गो थ्रू होना कि क्या क्या स्टेप्स है वहाँ पे। तो इस तरह से डिजाइनिंग का जो एस्पेक्ट है वो एनजीसी में पूछा जा सकता है, बिकॉज ओएनजीसी का जो इंटरव्यू होता है ना, अदर पीएसयूज के कंपैरिजन में थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा होता है, थोड़ा मतलब टेक्निकल साइड पे ज़्यादा पूछते हैं वो। तो इस वजह से आपको ये चीज़ वहाँ पे करनी पड़ेगी, डिजाइनिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा रादर देन दी ऑब्वियस क्वेश्चन। मनीष सर। यस सर, मैक्सिमम चीज़ें सर ने डिस्कस कर दी हैं। तो जब भी आप बेटा किसी भी पीएसयूज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा ये केयर करना है कि जब भी आप आंसर कर रहे हो, राइट, तो आंसर कंप्लीटली आपका लॉजिकल होना चाहिए। और आंसर आपका कि जब भी आप आंसर दो तो हड़बड़ाना नहीं है ना। इनकेस नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पॉज ले लो, सोच लो, देन आंसर आप लोगों को करना है, राइट। और नहीं आंसर आ रहा है तो गलत बोलने का वहाँ पे ट्राई मत करना, क्योंकि बेटा बहुत एक्सपीरियंस पैनल बैठा होता है। आपने कोई भी चीज़ इनकेस गलत बोली ना, और उनको थोड़ा सा आपने चलाने की कोशिश करी, वो वहीं पे पकड़ लेंगे। और पूरा इंटरव्यू बेटा आप लोगों का अच्छा जा रहा होगा, वो हो सकता है कि आप लोगों का बेटा नेगेटिव हो जाए। ओके, तो कूल रहना है, आराम से आपको इंटरव्यू देना है, और जो भी हो ऑनेस्टी के साथ आपको देना है। जितना आ रहा है उतना ही उनको बताने की कोशिश करो। और यस, जो भी चीज़ पूछी जा रही है पॉइंट टू पॉइंट बताना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा आ रहा है और उन्होंने कोई चीज़ पूछी तो उसको आप इतना ज़्यादा बता रहे हो, इतना ज़्यादा बता रहे हो कि वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो बस यही है 2-4 पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट जिनका भी अपकमिंग इंटरव्यू लगा हुआ है। So my name is Prateek Mishra and I secured a rank of 33 in GATE 2025. सर तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो अपकमिंग पीएसयू है, जैसे गेल ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, तो सर उसके इंटरव्यू बेसिस पे ही शॉर्टलिस्टिंग होगी, तो सर उसके इंटरव्यू के इनसाइट्स अगर आप प्रोवाइड कर सकें तो। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सबको बता दूं कि जो गेल है ना, वो बहुत ही अमेजिंग पीएसयू है। और आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी को गेल में जाने की, तो वह छोड़ना मत, क्योंकि गेल एक ग्रोइंग पीएसयू है। और मैं आपको बता दूं, जो इंडिया है एज ए कंट्री, हम ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, और गेल उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो वहाँ पे काम, वर्क कल्चर, जॉब बहुत अच्छी होने वाली है, अच्छी तरक्की है, अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, तो गेल में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ज़रूर जाना है, सोचना नहीं है। और इंटरव्यू की जैसे आपने बात करी, तो गेल का इंटरव्यू भी एक टफ साइड पर होता है। गेल का इंटरव्यू आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपका अगर गेट में रैंक आ गया तो बस ले लेंगे आपको। वहाँ पे इंटरव्यू सीरियस होता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वहाँ पर आपको ना, जो गैस है, जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो गैस के बारे में वहाँ पे आपको ज़रूर पढ़ के जाना है ना। लाइक हमारे जो गैसियस फ्यूल्स है, स्पेशली जो हमारे पास नेचुरल गैस है और जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अब हम ना नेचुरल गैस तो बोल देते हैं, लेकिन नेचुरल गैस के कई सारे वेरिएंट है। लाइक हमारे पास है सीएनजी, हमारे पास है एलएनजी, और हमारे पास है पीएनजी। तो एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी में क्या डिफरेंस है, एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी की क्या एप्लीकेशन है, और आगे इसको कैसे हम कमर्शलाइज कर रहे हैं इन द कमर्शलाइज व्हीकल्स, या डोमेस्टिकली घरों तक लेके जा रहे हैं। तो किस तरह से गैस सेक्टर या गैसियस फ्यूल्स हमारे देश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और किस तरह से गैसियस फ्यूल से हमारे देश की इकोनॉमी को बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मनीष सर। सो थैंक यू सर। ओके, तो जो भी बच्चे गेल में इंटरव्यू, जिन बच्चों का भी लगा हुआ है, यानी कि जिन भी बच्चों का अच्छा रैंक आ रहा है, क्योंकि गेल नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी कम निकालता है, और उसके बेसिस पर जो भी कि 2 डिजिट रैंक है, उन्हीं का बेसिकली इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है। अच्छा, अब जो भी बच्चे गेल के इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा केयर करेंगे कि आपने इनकेस कभी इंटर्नशिप कर रखी है, गेल में कर रखी है, HPCL में कर रखी है, या किसी भी आपने PSUs रिफाइनरी में कर रखी है, तो उसको ज़रूर वहाँ पे बताने की कोशिश करें, राइट। सो दैट कि आप वो चीज़ें लिंक भी कर पाएंगे। आपने जो इंटर्नशिप कर रखी है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, किन किन पैरामीटर्स पर आपने काम किया था, क्या क्या आपने वहाँ पे नया सीखा था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उनको बताने की कोशिश करो। उससे एक इम्पैक्ट पड़ेगा अच्छा, राइट। सो यस सर, थैंक यू सर। यहाँ पे बस एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा गाइस, कि आपने अगर इंटर्नशिप ढंग से नहीं करी है तो अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन मत करना इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर इंटर्नशिप, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। जी सर, जैसे सर ने बताया कि ये गैस प्रोसेसिंग कंपनी है, तो सबसे इसमें अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें, तो आप सारे गैस प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें सबसे मेजर अपना कंप्रेसर आता है।
तो ऑब्वियसली वो पक्का आपसे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट की बात करें या फिर फ्लूइड डायनेमिक्स एस्पेक्ट की बात करें तो वो कंप्रेसर से आपसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। और अदर जितने भी हमारे पास गैस प्रोसेसिंग फ्लूइड्स इक्विपमेंट्स हमारे जितने भी होते हैं उनको आप इन डेप्थ कवर कर लीजिए। टेक्निकल में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप गेल की तैयारी कर रहे हो टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर। ये आपका मतलब एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से हम मान सकते हैं। बाकी आपको अंकुश सर है वो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सर। तो गाइज जैसे अभी आपने पूछा गेल के लिए और भी काफ़ी स्टूडेंट्स की होगी, तो सर ने बताया ग्रोइंग पीएसयू है, तो उसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँगा। गाइज इंडिया में जो महारत्ना कंपनीज हैं, गेल इज़ द यंगेस्ट महारत्ना पीएसयू टू अचीव महारत्ना स्टेटस। 1984 में स्टार्ट हुई थी और 2013 में इन्हें महारत्ना का स्टेटस मिला था 29 ईयर्स की एज में। तो इस तरह के फैक्ट्स जब आप बताते हो कंपनी प्रोफाइल में या इस क्वेश्चंस में, जैसे सर ने बताया प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, गेल इज़ अ मिड स्ट्रीम कंपनी, उनकी सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, इस तरह की चीज़ें आप सभी के सिटीज़ में आईजीएल, टोरेंट और इस तरह के बहुत सारे वो होंगे, तो वो सब गेल के ही वो सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप ऐसे बताते हो तो एक फील आता है उन्हें कि हाँ ये बंदा सच में इंटरेस्टेड है। पीएसयू है, ये है महारत्ना, ये तो सब बताने वाले, उन्होंने खुद आपको बता दिया ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट में, ये सब क्या बताओगे? तो वो चीज़ बताओ जो फील करा है, ठीक है। और वही जैसे हमने बोला आपकी प्रोफाइल, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स एफएम, हीट, मास। यहाँ पे एफएम में पंप्स, कंप्रेसर्स, जैसा सर ने बोला, गैस की प्रॉपर्टीज़, और हाँ गेल में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि कंप्रेसर आ गया तो थर्मोडायनेमिक्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, स्पेशली क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, बाकी डिटेल डिस्कशन और सारी चीज़ें आपको हमारे अपकमिंग सेशंस में मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल पे ही कनेक्टेड रहिएगा। सो दैट्स ऑल। तो सर बिल्कुल सही, थर्मो आपको पढ़ के जानी है। अगर आप लोगों का थर्मो थोड़ा वीक है तो अभी से उसको पढ़ना शुरू कर दो, स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दो। मेनली क्लासिकल थर्मो ही आपको करना है, ठीक है। बाकी मास और हीट हमारा बेसिक रहता ही है, वो आपको करना है। और जैसे सर ने बताया गैस की प्रॉपर्टी, गैस मेजरिंग, गैस के फ्लो रेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, गैस के प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या कंप्रेसर्स, जेट इंजेक्टर्स, वैक्यूम कैसे क्रिएट करना है वगैरह वगैरह, लिक्विफाई कैसे करते हैं, कंप्रेस कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें, मतलब ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। तो इन सब चीज़ों से आपको डेफिनेटली गेल की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो गाइस, व्हाट यू वांट टू नो नेक्स्ट? Hello sir, my name is Aman Kumar Gupta and I secured AIR 25 this year. Sir, I want to know about NPCIL interview. Okay. So NPCIL as well as I think you want to know about BARC. BARC sir. ओके ग्रेट यार। तो BARC और NPCIL सबसे पहले तो दो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हमारे देश के, और वहाँ पर जाना, स्पेशली BARC में जाना, तो अपने आप में एक प्राउड की बात होती है। इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, बल्कि वहाँ पर जाकर एक टैग मिलता है आपको साइंटिस्ट का, और डेफिनेटली देश के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो BARC के इंटरव्यू के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मैं एक बार अपना पॉइंट बता देता हूँ, बाकी फिर बाकी टीचर से जानते हैं। तो BARC के इंटरव्यू के लिए सबसे पहली बात तो ना, आप कुछ भी प्रिपेयर करके जाओगे, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपसे ये पूछेंगे। BARC का इंटरव्यू कन्वेंशनल नहीं है। BARC का इंटरव्यू ऐसा नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर कर दिया। आपको पढ़ के जरूर जाना है सारे कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन होगी, बट BARC के इंटरव्यू के बारे में आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो BARC के इंटरव्यू के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो। 4 सब्जेक्ट के कम से कम आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं, मास, हीट, एफएम, थर्मो। CRE भी ऐड कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, CRE भी उसमें आ जाएगा। अगर आपका CRE फेवरेट है तो नंबर 1 पे भी रख सकते हो, प्रेफरेंस वहाँ पे आपसे पूछी जाती है। तो वहाँ पर आपको किस तरह से पूछा जाएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ना आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा है। स्टार्ट वो बेसिक से ही करेंगे, बेसिक में फिर एक और चीज़ डाल देंगे, एक और चीज़ डाल देंगे। मान लो हीट ट्रांसफर में स्टार्ट उन्होंने स्लैब से किया, फिर स्लैब में 2 स्लैब लगा दी, 3 स्लैब लगा दी, कंडक्टिविटी को वेरिएबल कर दिया, ठीक है। फिर उसमें सिलेंडर डाल दिया, स्फेरिकल बारे में सोचने लग गए, या बोल दिया कि बीच में एयर है, या बोल दिया एयर हटा दी, वैक्यूम लगा दिया, कन्वेक्शन स्टार्ट कर दिया, फिर बोल दिया कि ऊपर ब्लैक बॉडी है। तो कुछ कुछ इस तरह ऐड करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स इंक्रीज करते रहेंगे जैसे जैसे आप आंसर करते जा रहे हो। तो जैसे जैसे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, आप वहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करके उन्हें बताना है। और लेट्स से अगर आप गलत बता पा रहे हो या बता नहीं पा रहे हो, तो BARC में सबसे अच्छी बात क्या है, वो आपकी हेल्प करते हैं। वो आपको बताते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे सोचो, ठीक है। और आपको उस टाइम पे फिर वैसे नहीं वैसे सोचना है, ट्राई करना है। वो आपसे आंसर नहीं चाहते,
ये बस ध्यान रखना। आपसे आंसर नहीं चाह रहे, वो आपसे ये देखना चाह रहे हैं कि आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ट्राई कर पा रहे हो क्या, अपना कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ सोच पा रहे हो क्या। बिकॉज बार के अंदर जाने के बाद भी आपको कोई वो काम थोड़ी ना करना है जो वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, आपको तो नया बनाना है, रिसर्च करनी है वहाँ पे जाके। तो रिसर्च करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हम सोच पाए, एप्लीकेशन लगा पाए और कुछ नया क्रिएट कर पाए। तो बस उसी एटीट्यूड के साथ आपको बार्क में जाना है।